ये 2026 की अब तक की सबसे क्रेजीएस्ट हेडलाइन है। रामलीला में श्री राम के तीर से रावण हुआ अंधा, एससी एसटी एक्ट में मामला हुआ दर्ज। देखो यार, सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने न्यूज देखी मोदी जी का फाइल एप्स्टीन फाइल्स में। मैंने कहा भाई तो स्कैंडल ऑफ द ईयर हो गया। मैं इस पे तो जल्दी से जाके एक वीडियो बनाते हैं, मतलब वायरल हो जाएगा ये तो, कुछ 20-25 मिलियन वीडियो जाएगा। एक पीरियड से एक सेंटेंस खत्म होना चाहिए, किसी लड़की की एजुकेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अगर जज ना हो ना, ये शायरी करते फिरे। जिसको तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हो, उसको मैं टाइम से पहले सही होना कहता हूँ। जोक्स असाइड, आई एम नॉट द वन टू गो फॉर कॉन्स्पिरेसी थियरीज। आज एक राइट विंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे क्वेश्चन करने का मन किया। सबसे ऊपर होता है गडकरी जी का पीआर टीम। हर एक साल में अंकल आगे बोल दे कि ऐसी अमेरिका की रोड बना दूंगा, यूरोप की बना दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। और हुआ क्या? अरे मेरे को भी 3-4 साल लगे। कोई गन्ने की जूस की दुकान खोल रखी है चाचा ने अपने बेटे के लिए। बाकी तो प्रभु की माया पे चल रहा है सब कुछ। ये 2026 की अब तक की सबसे क्रेजीएस्ट हेडलाइन है। रामलीला में श्री राम के तीर से रावण हुआ अंधा, एससी एसटी एक्ट में मामला हुआ दर्ज। पूरी न्यूज पढ़ के मेरा ओपिनियन ही जनरेट नहीं हुआ है। Like at this moment, I don't have any opinion or any commentary on this news. मैं तो out of curiosity आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। तो सोनभद्र में रामलीला हो रही थी, राम की जो भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने कलाकार ने तीर चलाई तो सीधे रावण जो कलाकार थे उनकी आंख में लग गया, और रावण की भूमिका निभाने वाले जो सुनील कुमार थे उनकी आंख की रोशनी चली गई। तो पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के समेत जान से मारने की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रामलीला कमेटी के प्रबंधक के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया। रामलीला हो रही थी, राम रावण के युद्ध का दृश्य था। जो राम की भूमिका में थे नैतिक पांडे जी, स्क्रिप्ट के मुताबिक तीर चलाया, वो सुनील कुमार की आंख पे लग गया। तो जो सुनील कुमार थे वो एससी एसटी समुदाय से थे, तो उनकी फैमिली ने एससी एसटी एक्ट की धारा में केस दर्ज करवाया है। जानबूझकर अपमान या चोट पहुंचाने से जुड़ी होती है। आईपीसी की धारा 307 में भी है, 338 में भी केस दर्ज हो गया। सो आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस। मेरी कोई कमेंट्री नहीं है। ये तो फैसिनेशन और क्यूरियोसिटी की वजह से मैं आपके साथ ये न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। There is literally nothing in I'm just happy and fascinated that I read all these words and sentences together. I had nothing on this. I have an absolute blank mind. Just like meditation. जब meditation करते हो एकदम blank mind होता है. That is the moment. When I read this news, there were like zero thoughts in my mind. Like क्या बोले इस पे? There's nothing. I got nothing. देखो यार, सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने न्यूज देखी मोदी जी का फाइल एप्स्टीन फाइल्स में। मैंने कहा भाई तो स्कैंडल ऑफ द ईयर हो गया। इस पे तो जल्दी से जाके एक वीडियो बनाते हैं, मतलब वायरल हो जाएगा ये तो, कुछ 20-25 मिलियन वीडियो जाएगा। बट luckily, and I guess fortunately also in this context, मतलब it should technically not be a news also. एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम है, एंड वो ऐसे है कि जैसे रोड में कोई समोसे बेचने वाला नाम ले रहा हो ना। सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया में कोई पेस्ट्री की दुकान वाला रैंडम एक ऑफ द कफ रिमार्क कर दे मोदी जी के बारे में। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एक बड़ा मेजर स्कैंडल चल रहा है यूएसए में। एप्स्टीन एक बड़ा फाइनेंसर था, इसने एक अपना आइलैंड ले रखा था, और वर्ल्ड के जो बड़े रिच सुपरस्टार्स और रॉक स्टार और रॉयल्टी, उन लोगों को बुलाता था, और उस आइलैंड पे ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता था अंडर एज गर्ल्स का, 14 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां। तो इसके ऊपर जो केस चला था, उसमें इसकी वहां की जो एफबीआई है, उन्होंने बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे। अब ये समझ लो कि 10-15 लाख पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने की बड़ी जद्दोजहद चल रही थी यूएसए में। तो पिछले साल नवंबर दिसंबर में उन्होंने डिसाइड किया कि ये डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करेंगे। तो वो टाइमली वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करते रहते हैं, तो कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ नाम, तो उसमें जो भी कुछ आता है उससे स्कैंडलाइज हो जाता है। कभी बिल गेट्स का नाम आ जाता है, कभी इलॉन मस्क का नाम आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ जाता है। तो अभी रिसेंटली कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे, तो उसमें हमारे मोदी जी का भी नाम एज इन मेंशन एज इन कि एप्स्टीन नाम का जो एक कैरेक्टर था मर गया, ये इसके ऊपर केस चल रहा था, तो जेल में इसने सुसाइड कर लिया। तो इसने अपने किसी ईमेल में लिखा हुआ था, 2017 का कोई ईमेल था इसका, और ये खुद ही रेफर कर रहा है, मतलब ये मोदी जी से कभी नहीं मिला। 2017 में प्राइम मिनिस्टर की इजराइल की कोई विजिट थी, मेल आया एप्स्टीन की फाइल्स में, उसमें लिखा हुआ है एप्स्टीन। तो ये बोल रहा है कि मोदी जी ने डांस एंड सिंगिंग की यूएस के फायदे के लिए। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे जैसे अपना खुद की चैटिंग मार रहा है किसी के साथ, ठीक है। अब इस पे ऑफिशियली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वेहमेंट डिसएग्रीमेंट तो करेंगे इसके ऊपर। द ट्रैशी ruminations by a convicted criminal and the allegations should be dismissed with utmost contempt. I'll be honest, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो आई वाज लाइक दिस वुड बी द स्कैंडल ऑफ द ईयर। भाई इस पे तो वीडियो बनेंगे और मतलब वायरल हो जाएगा सब कुछ, बट इट्स नथिंग एक्चुअली। इन शॉर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कन्विक्टेड सेक्स रैकेट चलाने वाला एक क्रिमिनल था एप्स्टीन, उसकी कुछ फाइल्स रिलीज होने लग रही है। बहुत बड़े बड़े नाम्स आ रहे हैं, एंड एज इन की कई तो एक्चुअली में क्रिमिनल भी हैं, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं। नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर इनवेरिएबली कभी भी एप्स्टीन से नहीं मिले हैं, एब्सोल्युटली 100% गारंटी है इस बात पे। हरदीप जी मिले हो, उनका नहीं पता। उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे किसी एप्स्टीन ने ऐसे ही मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। नाउ अपोजिशन विल ऑब्वियसली ट्राई टू यूज इट कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में। मेरी बहुत ही अदना सा आदमी हूं मैं, बट मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है अपोजिशन को,
इसको छोड़ो, मतलब ये मुद्दा नहीं है यार। देखो देखो, तुम उठाओगे तो मतलब ये उल्टा तुम्हारे माथे ये अंडा मुंह पे फूट जाएगा वापस। टॉपिक टू टॉपिक आई एम इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड टॉपिक टू टॉपिक आई एम इन सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन आल्सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये इतना सुपरफिशियल है कि दिस इज नॉट गोना स्टिक एनी विच वे। तो इससे हमारी मतलब देश का और हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज पे डिग्रेडेशन होगा। एक पीरियड से एक सेंटेंस खत्म होना चाहिए, किसी लड़की की एजुकेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अगर जज ना हो ना, ये शायरी करते फिरे। इंग्लिश में ज्यादा भोकाल लग रहा है। पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। सो व्हाट इट डज इज दैट कि अब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये कंटिन्यूइंग मैंडमस के अंडर है, विच मीन्स ये ओपन जजमेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करता रहेगा कि ये सब कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो देर आए दुरुस्त आए। रूरल इलाकों में काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं, लड़कियां उन दिनों में बेसिकली स्कूल को स्किप कर देती हैं। सो दिस विल गो अ लॉन्ग वे। बट हाउ डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट एज अ फंडामेंटल राइट? एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स लिखी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है नए फंडामेंटल राइट्स को। तो जैसे आर्टिकल 21, उसमें सिर्फ ये 21 वर्ड लिखे हुए हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन पिछले 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट देती है और कहती है कि यार ये वाली चीज भी फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। लिखी नहीं है पर एक प्रकार से लॉजिकली सोचो तो उसके अंदर है। तो ऐसे कर करके सुप्रीम कोर्ट ने 30 से भी ज्यादा फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर रखे हैं। सारे बताऊं? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। ऐसा शब्दों में नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 21 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट से बोल दिया कि यार ये भी फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर इंप्लिसिट है। जैसे राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर एंड पॉल्यूशन फ्री वाटर, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू न्यूट्रिशन। ये सब भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट है। We'll discuss it in a different video. Pollution free air और pollution free water. उसके बाद right to shelter, right to sleep and right to basic necessities of life. ये भी fundamental right होती है according to Supreme Court. And then टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है किसी को भी, ट्रायल जो है वो तेजी से होना चाहिए, फ्री लीगल एड अवेलेबल होनी चाहिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब कि अकेले आपको एक काल कोठरी में अकेले बंद नहीं किया जा सकता है, राइट टू चॉइस इन मैरिज, अपनी मर्जी से शादी करना एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। 30 से ऊपर तो मोटा मोटी डिक्लेयर कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। एंड द लेटेस्ट वन इज दिस, द मेंस्ट्रुअल हाइजीन is also a fundamental right. More or less for the in next 3 to 6 months, अब हर प्राइवेट स्कूल और हर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होंगे। तो जैसा कि जस्टिस पारदीवाला और महादेवन जी ने कहा है, a period should end a sentence, not a girl's education. इनको नौकरी से निकाल दो, मैं कह रहा हूँ शायरी करने बैठ जाएंगे, तुक लगाते हैं। ये शेक्सपियर की पता नहीं ऐसे वाले अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हैंगओवर है कि भाई शेक्सपियर बन जाएंगे, मजा आएगा। पॉजिटिव उसमें बोल रहा हूँ, पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन। भाई वाह, मैं कहता हूँ पारदीवाला होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो तुम, जय हो, जियो मेरे लाला। जिसको तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हो उसको मैं टाइम से पहले सही होना कहता हूँ। जोक्स असाइड, आई एम नॉट द वन टू गो फॉर कॉन्स्पिरेसी थियरीज। आज एक राइट विंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे क्वेश्चन करने का मन किया। यू विल नेवर फाइंड मी ऑन द साइड ऑफ द सुरेश चौहान के, नॉट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी, ओनली फॉर द एस्थेटिक्स। जामिया मिलिया इस्लामिया में यूपीएससी की कोचिंग कराई जाती है फ्री, ठीक है, 100 सीट होती है। तो इनकी नोटिफिकेशन आई सिविल सर्विसेज 2026 के लिए, भाई 25 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसके बाद हॉस्टल भी मिलता है और कोचिंग भी मिलती है और काफी मतलब सस्ते प्राइस पे मिलती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो ये जामिया मिलिया में कोचिंग होती है, इसके अंदर माइनॉरिटीज के लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल होते हैं, SC ST के लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल होती हैं, और विमेन लड़कियां जो हैं वो जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की सारी माइनॉरिटीज, ऑल द विमेन आर बेसिकली एलिजिबल। सो ओनली स्टूडेंट हु इज नॉट एलिजिबल इज द ओबीसी मेल कैंडिडेट एंड द जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट। बस इन दोनों के अलावा सारे के सारे। इस कॉन्टेक्स्ट में राइट विंग थॉट कौन सी लाइन पकड़ता है कि माइनॉरिटी किस बेसिस पे, क्योंकि जनरल कैटेगरी का लड़का और माइनॉरिटीज का लड़का ये तो बराबर का मैटर हो गया इनका, तो फिर इनमें से एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एंड सेकंड, if the girls of the general category are allowed to go to this coaching, why the male of the general category is not? ये किस क्राइटेरिया के बेसिस पे? मतलब लॉजिकली देखेंगे तो यार वुमेन है, वुमेन सारी है, वुमेन गवर्नमेंट पॉलिसीज का फोकस सेक्शन है, so hence all the women are included. Say what you may, but it seems कि यार ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को ही अलाउड नहीं है. The same thing happens with the Aligarh Muslim universities also.
वो भी यूपीएससी की ऐसे सब्सिडाइज कोचिंग करवाते हैं। एंड गेस व्हाट, माइनॉरिटीज के लड़का लड़की अलाउड है, एससी एसटी के लड़का लड़की अलाउड है, विमेन अलाउड है जनरल कैटेगरी की और ओबीसी की। कौन अलाउड नहीं है उस कोचिंग के अंदर अप्लाई करने के लिए? जनरल कैटेगरी का लड़का मेल, ओबीसी का मेल लड़का। और अभी भी अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा क्यों एलिजिबल नहीं है? ईडब्ल्यूएस का जनरल कैटेगरी का मेल लड़का वो क्यों एलिजिबल नहीं है? उसका बन सकता था अगर बनाना था तो। जब एग्जाम होगा तो उसमें फाइनल रिजल्ट तो रिजर्वेशन के बेसिस पे आएगा। सो जब फाइनल रिजल्ट ऑफिशियली पहले से ही रिजर्वेशन के बेसिस पे आना है, इसका मतलब अन्याय नहीं हो सकता है किसी के साथ भी। देन व्हाई? सो दिस इज सो दिस थिंग कि ईडब्ल्यूएस वाला जनरल कैटेगरी भी इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। वेरएस जो रेजिडेंशियल कोचिंग है जामिया मिलिया की, दिस इज फंडेड बाय द यूजीसी, गवर्नमेंट फंड करती है इसको। सो ऑन व्हाट बेसिस? आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन हियर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। इज दिस अ वैलिड थिंग टू डू? इज दिस राइट? Is there some sense in it? What do you think? Shall we continue this or they're probably doing it wrong? एक होती है एडवर्टाइजमेंट जो कि गवर्नमेंट देती है न्यूज़पेपर में अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। दूसरा होता है पीआर, जैसा पिछले महीनों में राघव चड्ढा ने कराया था। इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था ब्लास्फेमी पे, वो वायरल हो गया। पिछले महीने इसका बड़ा पीआर चला था कि ये जेन जी के इश्यूज उठाता है। तीसरा होता है प्रोपोगेंडा, जो कि गवर्नमेंट ने अरावलीज वाले मुद्दे के ऊपर काउंटर करने के लिए चलाया था, इन्फ्लुएंसर्स को पे करके नैरेटिव को सेट करने के लिए। इन सबसे ऊपर होता है गडकरी जी का पीआर टीम। हर एक साल में अंकल आगे बोल दे कि ऐसी अमेरिका की रोड बना दूंगा, यूरोप की बना दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। और हुआ क्या? जाके पूरे देश में टोल गाड़ दिए भाई दुनिया भर का टैक्स लेने के बाद हर जगह पे टोल। अब गुड़गांव से चंडीगढ़ चले जाओ 2000 रुपए लग जाएंगे, अब गुड़गांव से जयपुर चले जाओ 2000 रुपए लग जाएंगे। आप किसी डायरेक्शन में निकल लो, एक 200-250 किलोमीटर की टू एंड फ्रो जो ट्रिप है वो 2000 रुपए के टोल चिपका देती है। रिपोर्टर ने अंकल से पूछ लिया, कह रहे भाई टोल पे एमएलए एमपी का क्यों फ्री है? अंकल के 200 करोड़ रुपए के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। लाल गाड़ी लाल बत्ती बंद करो, नीली बत्ती बंद करो, ये सब सब बंद करो। लेकिन आपके टोल प्लाजा पे वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए जाती है? क्यों वीवीआईपी को नहीं रोका जाता है? और सारे मतलब उनको प्रिविलेज है, हम सब रुके पैसा दे। उनमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। बात तो लड़की ने सही पकड़ ली। एमपी एमएलए में कौन से पर लगे हुए? तो मुफ्त का तो पैसा ही मिल रहा है जिंदगी भर का। क्या टोल नहीं दे सकते 45 रुपए का? तो टोल पॉलिसी बनी बीओटी की, तब इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस इसमें 200 करोड़ रुपए के दिमाग में एम्बुलेंस भी तो है। अरे हाँ भाई एम्बुलेंस भी है। एमएलए एमपी क्यों नहीं दे रहे टोल? एमएलए एमपी ये बहुत पहले से उनके लिए भी ये एमएलए एमपी बहुत पहले से है। आप क्यों नहीं बदल रहे इसको? इतनी सारी चीजें बदल रही, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? मैं इसका बेटा गन्ने का जूस बनाता है, इसने पूरे के पूरे देश की पेट्रोलियम पॉलिसी बदलवा दी कि भाई यार गाड़ियों में गन्ने का जूस भर दो, कोई समस्या नहीं है। ये कह रहा है क्यों बदलूं मैं बीओटी का जन्मदाता और तुमको मैं मंगाया था कोई सलाह मुझे बता, मेरी कुछ प्रॉब्लम है। कुर्सी में प्रॉब्लम आ जाए। 800 एमपी है भाई, 4000 एमएलए, तेरी कौन सी वोट कट जाएंगी? अच्छा उसके बाद ये बोलते हैं कि मेरे पास ना जर्नलिस्ट भी बहुत आते हैं। फिर इसका जवाब सुनो, इसके सवाल हमको कब मिलेगा? तुमको कभी नहीं मिलेगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट एक्सेप्ट यू। ये 200 करोड़ रुपए का दिमाग है। इसने क्या किया है, गाड़ी खरीदते वक्त वैसे ये टैक्स ले लेता है, ठीक है, भर के फुल्लम फुल टैक्स जाता है गाड़ी खरीद के। पेट्रोल भरवाते वक्त भर के फुल्लम फुल टैक्स जाता है। उसके बाद इसने चारों तरफ टोल चिपका दिए, हर जगह टोल पे टोल, टोल पे टोल, टोल पे टोल। ये हमारा 200 करोड़ रुपए महीने का एसेट है यार। अरे चचा रहने दो, तुम जाओ, तुम दुबई जाओ भाई। कौन बुला रहा था तुमको ये तो बताओ मुझे। और इसका पीआर चलता है। मोदी जी के बाद एक ही कर्मठ यूनियन मिनिस्टर है। अरे मेरे को भी 3-4 साल लगे, कोई गन्ने की जूस की दुकान खोल रखी है चाचा ने अपने बेटे के लिए। बाकी तो प्रभु की माया पे चल रहा है सब कुछ।